Good morning, students. Let us revise our chapter 3 in history. In this chapter, we will read about Delhi Sultans. And from the very beginning, we will get to know that Tomars and Chauhans, that Delhi become an important commercial center. जो तोमर्स और चौहान के अंडर जब दिल्ली थी तब बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर बन गई थी. किसके लिए? कॉमर्स के लिए. And in the beginning of the 13th and the century, the transformation of Delhi into a capital started with the foundation of the Delhi Sultanate. अब 13th सेंचुरी जैसे ही स्टार्ट होती है बेटा, उसकी बिगनिंग ईयर्स होते हैं बेटा, हम कहेंगे 0 से लेकर के 1 से लेकर के 25 तक हम मानते हैं बिगनिंग ईयर्स. एंड बिटवीन द ईयर्स मानते हैं हम 26 से लेकर के 50 तक, 75 तक. और 75 के बाद का जो होता है वो एंड पॉइंट होता है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दिल्ली का, उसे कैपिटल बना दिया गया उस टाइम पे. कब? 13th सेंचुरी की बिगनिंग में, यानी कि हम कह सकते हैं 1200 टू 1225 के बीच में. एंड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सुल्तनत, अब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन भी डल गई, यानी कि नींव डल गई थी. दिल्ली सल्तनत यहाँ पर वर्क करने लगी थी. द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली. अब दिल्ली सुल्तान्स ने बहुत सारी ऐसी सिटीज़ बनाई, नई जो एरियाज हम जानते हैं दिल्ली के नाम से, जो एरिया अब दिल्ली काउंट होता है. यस. फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स. अब हम बात करेंगे दिल्ली सुल्तान के बारे में. इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सुल्तान ऑफ दिल्ली. अब सुल्तान के बारे में हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है बेटा? इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से, आर्किटेक्चर से. जितना भी आर्किटेक्चर यानी कि जितनी भी बिल्डिंग्स वहाँ पर सोर्सेज के रूप में हमें अवेलेबल हुई हैं, वहाँ से हमें वहाँ के दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पता चला है. इंस्क्रिप्शंस में बताया गया है कि कब से कब तक हमारे पास मतलब कौन से सुल्तान थे, वो सभी हमें इंस्क्रिप्शन से पता लगता है. या फिर कॉइन्स, जहाँ पर कॉइन्स पे जो पिक्चर्स शो होती हैं सुल्तान्स की, वो किनके द्वारा बनवाए गए हैं, तो इस चीज़ से भी हमें सुल्तान्स के बारे में पता चलता है. एंड नेक्स्ट, तारीख रिटन इन पर्शियन. अब जो तारीख्स हैं वो लिखे गए हैं किस में? पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए हैं. द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान. दिल्ली सुल्तान जब थे, दिल्ली सल्तनत जब थी, तब एडमिनिस्ट्रेशन की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? पर्शियन लैंग्वेज थी. एंड इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान. 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की जो डॉटर हैं रजिया, फर्स्ट लेडी थी जो मतलब एक एज ए सुल्तान चुनी गई थी. शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240. सिर्फ 4 साल तक इन्होंने शासन किया था. 1236 में इनको मतलब सुल्तान बनाया गया था और 1240 में इनको रिमूव कर दिया गया था, क्योंकि जो इनके ब्रदर्स थे वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे कि उनके होते हुए उनकी बहन को यहाँ पर शासक बनाया गया, यानी कि सुल्तान बनाया गया. तो उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने उनको फोर्सफुली रिमूव कर दिया. नेक्स्ट, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स. दिल्लीज अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेशंस फ्रॉम अफगानिस्तान. अब जो दिल्ली की अथॉरिटी यानी कि दिल्ली का शासन जिनके पास था, उसके पास बहुत ज़्यादा चैलेंज होते थे बेटा. मंगोल इन्वेशंस आए अफगानिस्तान से. और नेक्स्ट, द सुल्तानेट्स कंसोलिडेशंस occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and मोहम्मद तुगलक. और जो सुल्तनत से वो कंसोलिडेटेड थे किस चीज़ से? क्योंकि जो रेन में हुआ था गियासुद्दीन बलबन के यानी कि रेन में. और आगे हम बात कर रहे हैं जब एक्सपेंशन हुआ किनके अंडर? अलाउद्दीन खिलजी के अंडर, मोहम्मद तुगलक के अंडर. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंसोलिडेटेड की गई, यानी कि सहानुभूति यहाँ पर शो की गई. एंड द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलॉन्ग द इंटीरियर फ्रंटियर of the sultanates aimed at consolidating the hinterlands of the garrison's town. जो फर्स्ट सेट था कैंपेन्स का, कैंपेन्स पता है आपको कि जो युद्ध के लिए हमारे जाते थे सैनिक और आक्रमण करते थे, वो हमारे कैंपेन्स होते थे.
अब इंटीरियर फ्रंटल दैट मीन्स जो अंदर जो फ्रंटियर्स थे उनके अंडर, सुल्तान के अंडर उनका एम क्या था कि वो कंसोलिडेटिंग थे हिंटरलैंड्स तक। हिंटरलैंड्स यू नो वेरी वेल, गैरिसन टाउन के जो हिंटरलैंड्स हैं वहाँ तक ही उनका जो एरिया था सीमित था। द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सुल्तनत। अब जो सेकेंड एक्सपेंशन हम कह रहे हैं कि जहाँ तक यहाँ पर शासन को बढ़ाया गया, हम कह सकते हैं रेन को एक्सपेंड किया गया, वो एक्सटर्नल फ्रंटियर्स थी सल्तनत की, सल्तनत का बाहरी हिस्सा था। नेक्स्ट, कंसोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया गया है खलजीज के अंडर और तुगलक्स के अंडर। द खलजी एंड तुगलक मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरी ऑफ वेरिंग साइज। वेरिंग साइज मतलब छोटे बड़े, यानी कि डिफरेंट साइज की टेरिटरीज बना दी गई, उनके ऊपर गवर्नर्स रखे गए और जिन्होंने खलजी और तुगलक टाइम में शासन किया, हम कह सकते हैं मिलिट्री कमांडर्स थे जिनको गवर्नर्स कहा जाता था। अब आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, हु आर द मिलिट्री कमांडर्स? वी कैन से ऑल्सो द गवर्नर्स एंड विच वर कॉल्ड इक्ता। इक्ता किसे बोलते थे? एंड देयर होल्डर्स वाज कॉल्ड इक्तदार्स एंड मुक्ति। अब इक्ता क्या होती थी? इक्ता होती थी जमीन। अब उस एरिया के ऊपर जिसका राज चलता था या फिर हम कह सकते हैं जो कंट्रोल करता था उस एरिया को, उसको इक्तदार कहते थे या फिर मुक्ति कहते थे। एंड द लार्जर पॉइंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। अब जो बड़ा पार्ट था, मेनली हम कहें कि इंडिया का मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हैं लार्जेस्ट जो पार्ट था, वो किन के अंडर कंट्रोल में था? दिल्ली सुल्तान के अंडर कंट्रोल में था। मेनली जो छोटी छोटी रियासतें तो बना दी गई थी छोटे बड़ी साइज़ की, बट जो मेनली बड़ा पार्ट था वो सुल्तान के ही अंडर था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था कि दिल्ली में रहते हुए वो बाहर के दूसरे बंगाल साइड के प्रोविंसेस को अपने कंट्रोल में कर सकें, दूर के प्रोविंसेस को, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था उनके लिए। एंड इसीलिए उन्होंने क्या किया, थोड़ी छोटी छोटी जगह पर मतलब गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए बेटा संभालने के लिए। सो हियर दैट इज़ द प्रॉब्लम टू अंडर कंट्रोल दैट ऑल द एरियाज अंडर द सुल्तान, दिल्ली सुल्तान। लोकल चिफ्टन्स एस्टेब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन्स। अब क्योंकि जब ये एरिया दिल्ली सुल्तान मतलब दूर दूर का एरिया कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो क्या हुआ, छोटे छोटे लोकल चिफ्टन्स चुने गए, इस्टेब्लिश किए गए शासन को संभालने के लिए, रीजन्स को संभालने के लिए। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। अब कई बार क्या होता था कि जो रूलर्स हैं, हम कह सकते हैं जैसे कि अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, कुड फोर्स, वो फोर्स कर सकते थे अपना कंट्रोल इन एरियाज़ के ऊपर, बट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, सिर्फ कम टाइम के लिए, कंप्लीटली वो भी नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट, द मंगोल अंडर गंगेज खान इन्वेडेड ट्रांसजेक्शियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219। देखिए, अब मंगोल के जो कि अंडर था किनके, गंगेज खान के, उनके ऊपर इन्वेड किया गया किसके द्वारा, ट्रांसजियाना के द्वारा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ईरान में, कब, 1219 में। मंगोल अटैक ऑन द दिल्ली सुल्तान इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खलजी। अब मंगोल अटैक्स हुए दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो कि बढ़ रहे थे, किसके रेन में, किसके शासनकाल में, अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे बेटा, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रूल। अब हम बात करेंगे कि जो पहले के साल थे अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे, हम कह सकते हैं मोहम्मद तुगलक का अर्लियर टाइम था, उस टाइम पे मंगोल अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के ऊपर। द सुल्तनट्स इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, 13th सेंचुरी तक हम बात कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी की। आफ्टर द तुगलक्स, तुगलक, मोहम्मद तुगलक के बाद हमारे यहाँ कौन आते हैं, सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज रूल करती हैं दिल्ली में, आगरा में, अनटिल 1526। 1526 के बाद हमारे शासक दूसरे थे जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। बाय देन जौनपुर and Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and the entire South India had independent rulers who established flourishing
स्टेट्स एंड प्रपोज कैपिटल। देखिए, अब इसके बाद जब हमारे तुगलक और सैयद लोदी वंश डायनेस्टीज यहाँ पर दिल्ली और आगरा में ख़त्म हो चुकी हैं 26 के बाद, वो जौनपुर एरिया है, बंगाल है, मालवा है, गुजरात, राजस्थान, एंटायर साउथ इंडिया हम काउंट कर सकते हैं यहाँ पर, वो इंडिपेंडेंट रूलर्स के ऊपर मतलब डिपेंड है। यानी कि जो छोटे छोटे एरियाज़ पे हमने गवर्नेंस इस्टेब्लिश किए थे, किसने? दिल्ली सुल्तान ने, तो उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था उन सभी एरियाज़ को। अब वहाँ पर वो इंडिपेंडेंट रूलर बन गए थे बेटा, उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था फ्लोरिशिंग स्टेट्स। फ्लोरिशिंग स्टेट्स मतलब वहाँ पर जो स्टेट्स थी अब डेवलप कर रही थी, प्रॉस्परस हो रही थी कैपिटल्स। सो यहाँ पर क्या है कि अपने अंडर कंट्रोल करके उन छोटे छोटे गवर्नर्स ने उन चीज़ों को इंडिपेंडेंट रूलर्स के अंडर स्टेब्लिश कर लिया। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and Rajputs। अब ये ऐसा पीरियड था बेटा जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ नए रूलिंग ग्रुप्स आते हैं, जो कौन से हैं? अफगान और राजपूत। यहाँ पर बिल्कुल नए ग्रुप्स हैं ये। एंड शेर शाह सूरी फ्रॉम 1540 to 1545 started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged एंड डिफीटेड द मुगल एम्पर हुमायूं। देखिए, अब सबसे बड़ी बात जो हमारे शासक हुए थे बाबर, हुमायूं और ये सब, और ये इनके बाद होता है बेटा। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक स्टार्टेड है, उनका कैरियर यहाँ पर होता है, कैरियर एज ए मैनेजर ऑफ ए स्मॉल टेरिटरी। उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एक छोटे से मैनेजर के रूप में, छोटी सी टेरिटरी में, फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज्ड। बिहार में उनके अंकल थे, उन्होंने इवेंचुअली उनको चैलेंज किया एंड डिफीट भी कर दिया मुगल एम्पर हुमायूं के। जैसे 1530 से 1540 तक हुमायूं रहे, उसके बाद फिर बीच में हमारे शेर शाह सूरी रहे, और बाद में फिर वापस हमारे हुमायूं आ जाते हैं 1855 में। 56 में उनकी डेथ हो जाती है हुमायूं की, उसके बाद उनके सन बनते हैं बेटा बाबर। और आगे की हिस्ट्री हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हमारा आज के चैप्टर में इतना ही था बेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।